के विषय में चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को हमारी ये कक्षा रहती है। अभी तक हमने, मेरी आवाज आ रही है ना देवाशीष जी? जी सर। हाँ सर, क्लियर वॉइस है आपकी। जी जी। तो अभी तक हम लोगों ने पांडुलिपि एवं पुरालिपियों के विषय में जाना। पांडुलिपि उसका नामकरण कैसे हुआ और पांडुलिपि की परिभाषा क्या है, पांडुलिपियों के कुछ प्रकारों के विषय में भी हमने चर्चा की। उसके अलावा हमने जो है पुरालिपियों के विषय में भी चर्चा की। प्राचीन लिपियां हमारे भारत में कौन कौन सी थीं और कब से उनका उद्भव एवं विकास हुआ। हमने श्रुत परंपरा से लेकर के लेखन परंपरा तक के इतिहास को हमने एक सामान्य सा जो है उस पर चर्चा किया था। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जो नेक्स्ट संडे को जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हम भारतीय प्राचीन लिपि परिचय और ये चीजें हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो है सेंटर से जो है ब्राह्मी लिपि सेंटर में है और उससे फिर अन्य जो है लिपियां निकल रही हैं, क्योंकि ब्राह्मी को भारत की समस्त लिपियों की जननी कहा गया। और ये लिपि जो है ये जावा और बाली और जो है श्रीलंका, सुमात्रा, चीन और तक भी जो है तिब्बत तक ये लिपि जो है जाती है। जापान तक भी जो है इस लिपि के जो है विस्तार होता है। तो इसको जो है भारतीय विशेष रूप से लगभग भारतीय सभी लिपियों की जननी है। उसके अलावा बहुत सारी विदेशी लिपियां भी इससे निकली हैं। हम लिपि शब्द का जो है हमने उत्पत्ति भी देखा कि जो है लिप धातु से निष्पन्न हुआ है। और हमने चर्चा की कि अमर कोश में जो है लिखताक्षर संस्थाने लिपि लिपि रूबे स्त्रियौ ऐसा जो है उल्लेख मिलता है। यानी कि लिपि और लिपि दोनों शब्द, ये लिपि शब्द जो है प्राकृत में प्रयोग होगा और पाली में भी लिपि शब्द बनेगा। तो अमर कोश में जो है लिखताक्षर संस्थाने ऐसा कहकर के लिपि और लिपि शब्द का प्रयोग किया है और दोनों ही स्त्रीलिंग में जो है के शब्द हैं। हम लोग पिछले रविवार को भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्टर्ब था, इसलिए मैं पुनः थोड़ा शीघ्र इन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? यस सर। जी। कुछ लोग जो हैं पिछले संडे को जुड़ भी नहीं पाए थे, उनका मुझे मैसेज आया था कि साहब हम नहीं जुड़ पाए थे, आप फिर से थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ूंगा इन बातों को बताते हुए। पाणिनि व्याकरण में भी लिपि, लिपि और लिपिकर शब्दों का प्रयोग हुआ है। लिपिकर मतलब जो है लिपिक जो है जो कि लिखने वाला, लहिया जिसको बोलते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि लिपि के साथ में जो है भाषा का भी बड़ा महत्वपूर्ण एक भाषा भी महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उस भाषा को सुरक्षित रखने के लिए ही लिपि का उपयोग होता है। यदि हमारे पास जो है कोई भाषा नहीं हो तो फिर हम लिखेंगे क्या? और इन दोनों के जो उद्गम स्थान है तो स्थान जो है, तो जो भाषा है वो मुख से निश्रित होती है। ध्वनि चिन्हों की जो है समष्टि का नाम है भाषा, और लिपि भाषा को एक दृश्य रूप प्रदान करती है, यानी कि जो हम बोलते हैं उसको देख भी सकते हैं लिपि के माध्यम से, क्योंकि अक्षरों के माध्यम से हम उसे लिख करके उस भाषा को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उस भाषा को ये स्थायित्व प्रदान करती है। वर्ण और एवं प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था जो है वो लिपि कहलाती है। लिपि का उद्भव और विकास पर भी हमने चर्चा किया, जिसमें कि हमारे पास अभी तक चित्रलिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि ऐसे जो है लिपियों के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रलिपि सबसे पुराना है,
फिर भाव लिपि और फिर ध्वनि लिपि। माने यानी कि प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से जो है अपनी बात को, कुछ अपने भाषा को, अपने उद्गारों को व्यक्त करने का एक जो है चलन प्रारंभ हुआ। चित्रों के माध्यम से कैसे कि जैसे कि जो है आप लोगों ने यदि किसी ने स्काउट एंड गाइड वगैरह की ट्रेनिंग की हो तो उसमें भी जो है कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का, या फिर आगे नदी है या तालाब है, नाला है और या पुल है, ऐसा उसका एक जो है सिंबल बना देंगे और उससे बाद में उसके पीछे आने वाली टोली उन पत्थरों से बने हुए सिंबल को पहचान कर, देख करके ही पहचान लेंगे कि हमारे हमसे आगे गई हुई जो टोली है, जो लोग क्या कहना चाहते हैं। जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कुछ जो है अक्षर मिलते हैं, लगभग आज से 2500 या 2500 क्या, हम उसको लगभग 15,000 वर्ष पहले का कहेंगे। तो उस जो है ये बहुत भारत में के बहुत सारे स्थानों से खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कुछ हमें सील मिले हैं, कुछ सिक्के वगैरह मिले हैं जिन पर कुछ अक्षर और कुछ चित्र छपे हुए हैं। विद्वानों का मानना है कि शायद वो अक्षर ब्राह्मी लिपि के ही जो है पूर्ववर्ती स्वरूप है, प्रारंभिक स्वरूप है। जैसा कि आप एक ये सील देख रहे हैं, ये मोहर है और इस पर जो है एक चित्र बना हुआ है, बुल का एक चित्र बना हुआ है और ऊपर में यहाँ जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, एक सीधा तीर है, एक उल्टा तीर है और ऐसी स्टैंडिंग कुछ लाइनें हैं। ये स्टैंडिंग लाइनें ऐसे ब्राह्मी में जाकर के जो है ये र होता है और ये सीधा तीर जो है श होता है और ये उल्टा तीर य होता है। ब्राह्मी में लगभग थोड़ा सा इसकी आकृति को थोड़ा सा परिवर्तन करके लगभग ऐसा ही चित्र, ऐसा ही अक्षर बनाए गए। तो विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि शायद ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अवश्य ही ब्राह्मी का ही जो है प्राचीनतम रूप हो। और कुछ इस तरह के चिन्ह, अक्षर, आकृतियां इंडस वैली सिविलाइजेशन के में खुदाई में जो है मिली है। लोथल हो या जो है कालीवीरा, धोलावीरा और जो है पाकिस्तान से भी कुछ स्थानों से खुदाई में जो है वो जो सभ्यता मिली है वहां पे जो है इस उन पॉट वगैरहों पे और ऐसे कुछ जो है सील वगैरह पे ऐसे अक्षर खुदे हुए मिले हैं। हालांकि अभी तक 100% इनको नहीं पढ़ा जा सका है, फिर भी अनुमान लगाते हैं कि शायद ये ब्राह्मी के ही जो है प्राचीनतम स्वरूप होंगे। ओके, बाद में हमारे पास लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी से जो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख मिल रहे हैं अशोक के समय के, उन अभिलेखों में जो है हमें ये जो है कुछ अक्षर जो खुदे हुए मिलते हैं, जो पत्थरों पर जो है खोदे गए हैं। पत्थरों पर खोदे हुए ये अक्षर जो हैं हमें मिलते हैं, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी के हैं। यहाँ पर लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन को हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। लुम्बिनी जहाँ पर भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, वहां पर सम्राट अशोक ने एक जो है अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख में जो ये अक्षर लिखे हुए हैं ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं और देवान पीएन ऐसा, और ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो ये हमारे पास जो है 100% पढ़ी जा सकने वाली सबसे प्राचीनतम लिपि आ जाती है ब्राह्मी, जो कि बाएं से दाएं पत्थरों पर खोद करके लिखी हुई है, जिसका समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक माना गया है, यानी कि अशोक के काल के हैं।
उससे पहले के भी थोड़े बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनको ठीक से जो है पढ़ना अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि। और ये एक जो है पिलर, देखिए उस समय स्तंभ जो है शिलाखंडों पर लिखने के लिए कई तरह के शिलाखंडों का प्रयोग होता था। या तो किसी पर्वत पर उसकी तलहटी में वहां पे एक चौकोर स्थान बना करके लिखते थे, या किसी जो है एक बड़ा पत्थर का पिलर बना करके उस पिलर पर जो है लिखा जाता था। जैसे ये नीचे वाला आप एक देख सकते हैं, ये पिलर स्तंभ है, स्तंभ लेख है। ये एक बड़ा सा जो है पिलर है और उस पर जो है ये अक्षरों को खोद करके लिखा हुआ है। ये दिल्ली टोपरा का जो है स्तंभ लेख है, और अभी दिल्ली में है। ये बड़ा एक स्तंभ है और उस पर ब्राह्मी लिपि को खोद करके टाँके हथौड़े से लिखा हुआ है। यह हमने लिपियों का विकास क्रम बताया है, इसको थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड जो है 2500 बीसी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1600 बीसी के आसपास, और वैदिक पीरियड जो है जो अनुमान लगा रहे हैं, और इससे अधिक पुराना भी जो है होगा। फिर अशोकन पीरियड आता है जो कि 321 से 185 बीसी, बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पूर्व का। और फिर पीरियड आता है वो 183 से 73 बीसी, ये भी जो है सोंग भी ईसा जो है बिफोर क्राइस्ट है। उसके पास 7 वाहन जो है राजाओं का समय आता है, और वो जो है 230 बीसी से जो है 220 बीसी के आसपास। और फिर गुप्ता पीरियड 320 से 600 एडी, यानी कि 320 ईस्वी सन 320 से 600 एडी आफ्टर ईसा के डेथ तक का ये समय जो है होता है, जो गुप्ता पीरियड को जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या पूरे ही तरह से उसको एक स्वर्ण काल, भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्ता पीरियड में बहुत कुछ जो है विकास के कार्य हुए। जो ब्राह्मी लिपि के अशोकन ब्राह्मी लिपि में एक स्थान पर एक अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है, जो 7वां अभिलेख है टोपरा, दिल्ली टोपरा का ही, वहां लिखा है कि इयम धम्म लिपि अत अति शिला थम्बानि वा शिला फलकानि वा तत् कटविया एन एस चिलथिति के सिया। तो ये जो धम्म लिपि है, तो वहां पर उस ब्राह्मी को धम्म लिपि नाम दिया गया, धर्म लेख, क्योंकि वहां पे अशोक के जो हैं राजाज्ञाएं हैं और धर्म से संबंधित राजाज्ञाएं हैं, यानी कि कोई किसी का अहित ना करे इसके संबंध में। तो इसको जो है शिला थम्बों पर तो स्तंभ लेख हो गया, और शिला फलकों पर अर्थात जो है वो शिला फलक, वो चौड़ी पट्टियां, इन पर जो है कटवा करके और इनको जो है इन पर खुदवा करके इनको लिखा गया। अशोक के अभिलेखों में हमको प्राकृत, पाली और संस्कृत तीनों ही भाषाओं का प्रयोग मिलता है, लेकिन पाली ज्यादा है, फिर प्राकृत है, और संस्कृत तो लगभग 5% है। ठीक है। फिर हमारे पास एक लिपि और आती है, लिपि का एक स्वरूप हमें जो चित्र लिपि के रूप में हमें जो है किलक्षर लिपि एक देखने को मिलती है, जो कि जो है ये किलक्षर स्क्रिप्ट जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। वहां में कुछ ऐसे अक्षरों की आकृति मिली है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कील जैसे नुकीले अक्षर, और ये जो है 2600 सेंचुरी बीसी के आसपास का इसका अनुमान लगाया जा रहा है, शायद उस समय की होगी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन
से ही इसको जोड़ सकते हैं। फिर चित्रलिपि हमें कुछ और जो है साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन मिस्र की जो हीरोग्राफिक लिपि के संकेत, ऐसे कुछ ये मिस्र की हीरोग्राफिक और कुछ ऐसा ये चारपाई जैसा बना हुआ है, इस तरह के जो है ये लिपियां हैं चित्रात्मक। उसी कुछ साउदर्न इराक से भी जो है कुछ अक्षरों की आकृतियां मिली हैं। यहाँ अनाज का क्रमिक विकास सुमेरी जो है चित्र संकेत से देखा जा सकता है कि जो है ये अनाज के विकास को दर्शा रहा है कि वो ऐसे पौधा फिर इस प्रकार से उसके फिर ऐसे बड़ा होगा, फिर ये उसके जो है दाने होंगे, तो अनाज ये चित्र के द्वारा। उसी प्रकार से चीनी लिपि के सूर्य के चित्र का क्रमिक विकास जो है इस तरह से लिखा जाता है। एक ऐसा सिंबल बना देंगे तो भी सूर्य पढ़ेंगे, ऐसा सिंबल ये में है, और ये सिंबल हुआ, फिर ऐसा चित्रलिपि में चाइना के चित्र से कुछ लिपि के समय रस्सी के आकार की, अर्थात अक्षर ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए। तो एक रज्जु लिपि के भी कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं पेरू से। फिर और कुछ चित्रलिपि को जो है प्राप्त हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हैं, जिनमें एक आप मेरा स्क्रीन आपको बराबर दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा? सर अच्छा दिख रहा है जी जी। तो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक इस तरह का एक चित्र मिला है, ये पशुपतिनाथ का जो है सिंबल है, और 3 हेडेड है, एक सर, 2 सर, 3 सर वाला, और ऊपर में जो है ये कुछ अक्षर है, एक मछली की आकृति का अक्षर है, एक जो उल्टा तीर जैसा, और ये जो है ये वाला अक्षर मौ है, ब्राह्मी का मौ, और एक ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है एक इंसान जैसा है, उसके 2 हाथ 2 पैर जैसे, यानी कि कुछ चलने के जो है संकेत को दर्शाने वाला, और कुछ जो है पशुओं के चित्र बने हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक बाघ का भी चित्र है, और ये जो है यहाँ पर भी एक पशु है का चित्र है, और ये जो है मूल प्रतिमा है। तो ये 3 सर की ये जो प्रतिमा है, लोगों का मानना है कि ये भगवान शिव का ही जो है एक स्वरूप है, और जो है पशुपतिशील कहा गया है इसको। और आप देखेंगे नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। तो और ये जो है एक आसन में बैठे हुए हैं, जिसको ये आधा टूट गया है, मूल बंधन आसन का की मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से एक और सील इधर मिलती हैं, जिसमें भी आप देखेंगे वही अक्षर रिपीट हुए हैं। एक मछली है, मछली का आकार का है, एक सीधा तीर है, और एक कुछ सीढ़ी जैसा है। अब यहाँ पे जो है गिलगमेश सील इसको नाम दिया गया है। इसको हुआ है। तो ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जो है सील मानी जा रही है, और वहीं के जो है ये किंग गिलगमेश हैं, who was 16th feet
टॉल, जिनकी हाइट 16 लोन एक साथ जो है वो 2 शेरों से जो है लड़ने की क्षमता रखते थे, लड़ सकते थे। अर्थात ये शौर्य का प्रतीक है। वहां वो जो सील बनाई गई है उन राजा के जो है शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें चित्र भी हैं और इसमें अक्षर भी है। फिर हमारे भावलिपि देखने को मिलती हैं और इस भावलिपि में आप अपने भावों को जो है कुछ चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि एक गोला है तो ये सूर्य का भी प्रतीक है, ताप है, आंख बना दिया, आंख से कुछ मोती जो है आंसू टपक रहे हैं, और दुख का बोधक है। ये एक प्रकार से इमोजी हमारे मोबाइल वगैरह में आजकल मिल जाती है। सिविलाइजेशन से जैसे ये एक सूर्य के चक्र जैसा जो है सूर्य का द्योतक है। ये जो एक पथ जैसा बनाया है, ये चलने के बताता है कि कोई चल रहा है। और ये जो है एक चित्र बनाया है एक मछली जैसा जो है आकृति और एक तीर जैसा। फिर हमारे पास जो ब्राह्मी लिपि मिलती है उसके अक्षर ऐसे हैं जो कि लेफ्ट टू राइट लिखी हुई मिलेगी, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग। अनुस्वार यहाँ अक्षर के पीछे लगा हुआ है। अभी देवनागरी लिपि में हम अक्षर के आगे लगाते हैं। अनुस्वार जो है ग्रंथ लिपि में भी अक्षर के पीछे ही लगता है। और एक ब्राह्मी मिलती है और उसमें भी उसके भी कुछ 2-3 सिला विच रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट से लेफ्ट अर्थात इधर से यहाँ से जो है लेफ्ट से की अरबी, पर्शियन या उर्दू को लिखा जाता है। इसके अक्षर भी लगभग चित्रात्मक जैसे ही हैं। इसको भी अभी तक 100% तो नहीं पढ़ा जा सका है सही से। खरोष्टी का नामकरण यदि देखें तो खर और ओष्ठ 2 शब्दों से बना प्रतीक होता है। ये खर यानी इसके अक्षरों की आकृति जो है वो खर के ओष्ठ के जैसी है, इसलिए नाम खरोष्टी पड़ा। फिर ध्वनि लिपि आ जाती है जिसमें कि जो है आप देख रहे हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोकन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ में एक से एक पिलर प्राप्त हुआ है जिस पर अशोक की जो है ब्राह्मी लिपि खोद करके लिखी हुई है। ये लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से लिखी हुई है। उसी प्रकार से धम्मपद इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, एक खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो है लिखा हुआ धर्मपद भी प्राप्त हुआ। तो ये जो है खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई है और ये जो है लिखा हुआ है उस एक भूर्ज पत्र पर। ये जो धर्मपद है खरोष्टी लिपि का, ये प्राप्त हुआ है यहाँ से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, गिलगिट नामक जगह से प्राप्त हुआ। गिलगिट का मैन्युस्क्रिप्ट प्राचीनतम मैन्युस्क्रिप्ट है। तुर्फान से भी कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट एक लकड़ी पर जो है एक लिखी हुई प्राप्त हुई। तो हम ऐसे दाएं से बाएं पढ़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे और फिर दूसरी लाइन को ऐसे पढ़ेंगे ऐसे, और तीसरी लाइन को ऐसे पढ़ के यहाँ एंड हो। एक जो है बैम्बू स्टिक है, एक लकड़ी पर जो है खरोष्टी लिपि लिखी हुई प्राप्त होती है। बीच में इसमें एक छिद्र भी किया हुआ है। बाद में ताड़पत्र में भी जो है ये परंपरा देखने को मिलती है।
और पाकिस्तान से जो खरोष्टी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी एक ये आकृति है। तो ये भी आप दाएं से बाएं ऐसे पढ़ें तो अक्षरों की आकृति देख सकते हैं आप, जो है चित्र जैसी आकृति है, चित्र जैसी या खर के ओष्ठ जैसी, खर माने गधा, गधे के ओष्ठ के जैसी अक्षरों की आकृति, इसलिए खरोष्टी। और तो यहाँ हमने खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को एक साथ रखा है। और ये खरोष्टी के अक्षर हैं जो कि यहां से पढ़े जाएंगे। ओ है, ई है, ऊ है और ई है, अ है। और ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं अ, आ, ई, ई, उ, ऊ। ये यहाँ ऐसा है, आई अर्थात एक ही मात्रा अक्षर के ऊपर ओ। ये ब्राह्मी लिपि आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं ब्राह्मी के अक्षर बड़े ही सरल हैं, या तो गोलाकार हैं या लंबाकार हैं। लेकिन अच्छे अक्षरों में जो है थोड़ा सा उनमें कोई कई तरह के मुड़ाव हैं और अक्षरों थोड़ा कई तरह की। अब हम भारतवर्ष में लेखन परंपरा के साहित्यिक प्रमाण पर की थोड़ी चर्चा करेंगे। साहित्यिक प्रमाण हमें जो है लेखन परंपरा के मिलते हैं, जैसा कि आप दिल्ली टोपरा के अभिलेख में भी देखा कि वहां लिखा था कि इयम धम लिपि अत अथि शिला थम्बानि वा शिला फलकानि वा तत् कटविया एन एस चेलथिति के सिया। तो यानी कि वहां पर जो है उस थम्बों पर, फलकों पर इसको जो है कटवा करके, खुदवा करके लिखा गया। जो संहिता है, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनमें भी जो है, क्योंकि वैदिक काल में की हमें जो परंपरा जो ऐसा मिलता है उल्लेख कि वो श्रुत जो है परंपरा थी। ग्रंथों को वहां जो है स्मृति के आधार से, श्रुति के आधार से जो है ग्रंथों को जीवित रखा गया, लेखन का विधान नहीं था। लेकिन जो हमारे कुछ शास्त्रों में जो संहिताएं हैं उनमें पंक्ति शब्द प्रयोग हुआ है। पंक्तिम अर्थात पंक्ति है तो लाइन है, तो लाइन किसकी होगी? अक्षर की होगी, अक्षर भी होंगे। द्विपादी, त्रिपादी, ऐसे द्विपाद और त्रिपाद, पाद हैं तो अक्षरों से ये बनेंगे। ये शब्द जो है छंद के लिए प्रयुक्त हुए हैं। छंदों में है तो छंद भी बनेगा तो कोई जो है वो शब्द होंगे और उनमें कोई अक्षर होंगे, क्योंकि वहां मात्राओं की गणना करनी होगी। तो शायद वहां उस समय कुछ लिपि तो अवश्य रही होगी, लिखा गया भी होगा। लिपि के बिना इनकी कल्पना संभव नहीं है। परवर्ती जो ब्राह्मण, उपनिषद तथा वेदांगों में भी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता में मात्रा, बल, संधि, स्वर, ऊष्म, स्पर्श, घोष आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। मात्रा का प्रयोग हुआ है संहिताओं में, तैत्तिरीय संहिता में। बल है अक्षरों के जो है उच्चारण के लिए, जो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्यंतर प्रयत्न। प्रसंधि है तो संधि है तो जो है स्वर होगा, कुछ व्यंजन होगा, और वो जो है वहां भी अक्षरों की गति लगती है। ऊष्म है, स्पर्श है, घोष है आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। यह प्रयोग जो है अक्षर के बिना संभव नहीं। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता में वाणी को लिपिबद्ध करने की स्पष्ट जो है उल्लेख मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में और काठक संहिताओं में वाणी को लिपिबद्ध जो है करने के विषय में वहां कहा गया है। जैसे कि तैत्तिरीय संहिता में कहा वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम। और शतपथ ब्राह्मण में जो वाणी को लिपिबद्ध करने की बात कही गई, ये जो है उसका रेफरेंस है 65.3.34। और
जो है आप हमारे रामायण महाभारत के समय में जाएं तो वहां पर भी लिपि के होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में जो सुंदरकांड है वहां पर राम नामांकित चेदम पश्य देव्यंगुलीयकम, हनुमान जी जब जो है वहां जाते हैं सीता जी की खोज करने के लिए अशोक वाटिका में, और तो वहां जो है उन सीता जी को एक अंगूठी देते हैं पहचान के लिए कि देखिए मुझे भगवान राम ने भेजा है और इस पर राम नाम अंकित है, अर्थात नाम खुदा हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मतलब अक्षर अक्षर होंगे। तो हम रामायण काल में भी जो है अक्षरों लिपियों का जो है एक जो स्वरूप कुछ रहा होगा, यहाँ हो सकते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के सूत्र जो है अदर्शनम लोप, इसमें भी जो है लिपि के संकेत हैं। भाई लोप किसका होगा, किसका आदर्शन होगा, कोई अक्षर होना चाहिए। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वहां पर भी पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणेन मंत्रयेत, ऐसा जो है अर्थशास्त्र में लिखा है 1.19.6, ये इसका पाठ है। और संज्ञा लिपि विचार संचारम कुर्यु, अर्थशास्त्र में जो है कहा गया है, अर्थात कि जो पांचवी जो मंत्री परिषद हुई थी उसमें जो है पत्र संप्रेषण द्वारा मंत्री परिषद से मंत्रणा करनी चाहिए। पांचवें मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषण द्वारा मंत्री परिषद से मंत्रणा करनी चाहिए। कौटिल्य कह रहे हैं कि जो है मंत्री परिषद के साथ मंत्रणा, कुछ गुप्त मंत्रणा करना है, कुछ विचार करना है, तो जो है पत्र संप्रेषण के द्वारा वो विचार विमर्श हो सकता है और संकेत उनको जो है जो भी संकेत है या जो भी कुछ किसी की आज्ञा है या कुछ मंत्रणा है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। और वहां संज्ञा और लिपि के साथ संज्ञा लिपि विचार संचारम कुर्यु, संज्ञा और लिपि के साथ गुप्तचरों को भेजना चाहिए। अब गुप्तचरों के लिए कुछ यानी कि वो लिपि के जानकार हों, कुछ संज्ञा मतलब ये जो है लिपियां अर्थात संज्ञात्मक लिपि, चित्रात्मक कुछ लिपि, गुप्त लिपि इसको कह सकते हैं, जो कुछ संकेताक्षरी हो, कुछ ऐसे अक्षर या ऐसी आकृतियां हो जिनको जिन जो लोग जानते हैं सिर्फ वही पढ़ पाए, कोड रूप में उसको डिकोड वही कर पाए जो उसको जानता है। तो जो है उन्होंने जो है कहा कि गुप्तचरों को कुछ संज्ञाओं लिपियों का और ऐसा कोडिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। वैदिक साहित्य में भी लेखन कला के प्रमाण मिलते हैं और श्रुति और वैदिक वांग में ऐसे हम इसको जो है देखते हैं। तो जो भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं हमें जैन ग्रंथों में भी उनके विषय में उल्लेख मिलता है। ग्रंथों में लिपियों का नाम कि हमारे जो शास्त्र लगभग पहली शताब्दी या दूसरी शताब्दी तक के ग्रंथों में हमें फर्स्ट सेंचुरी तक के ग्रंथों में हम जो है बहुत सारी लिपियों के नाम मिलते हैं, जिसमें एक जैन ग्रंथ समवायांग सूत्र है और एक पन्नवणा सूत्र है, जिसमें 18 लिपियों का वर्णन मिलता है। यह 18 प्रकार जो है ब्राह्मी लिपि के लेख विधान के नाम से इन 18 प्रकारों को जाना जाता है, अर्थात ब्राह्मी लिपि के ही ये लेख विधान है, अर्थात ब्राह्मी से ही के ही कुछ परिवर्तित स्वरूप है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी लिपि के 46 मातृ अक्षर कहे गए और वहां 46 जो है मातृ अक्षरों का भी उल्लेख है कि ब्राह्मी लिपि में 46 अक्षर होते हैं। और तो यहाँ लिखा हुआ कि बम्भी एणम लिविये 18 विह लिख विहाने पन्नते, अर्थात ब्राह्मी का लेखन जो है 18 लिपियों का जो है वर्णन यहाँ कर रहे हैं। बम्भी एणम लिविये 18 विह लिह विहाने पन्नते, ब्राह्मी के जो है 18 प्रकार से जो है लिपि विधान को प्रदर्शित किया गया
बम्बी एडम लिपिये 46 माऊ कया अक्षरा समवाय। माऊ कया अक्षरा अत्र मात्राक्षर ये प्राकृत में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि में 46 जो है मात्राक्षरों का समवाय समावेश होता है। समवायांग सूत्र का जो 64 स्थानक है उसके पृष्ठ संख्या 113 पर यहाँ ये उल्लेख है। उसी प्रकार से समवायांग सूत्र 18 स्थानक पृष्ठ 57 पे भी ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये जो 18 लिपियां समवायांग सूत्र में हमारे जैन आगम ग्रंथ में जो मिलती हैं नाम उल्लेख, इनमें पहला बम्भी अर्थात ब्राह्मी जो है नमो बम्बी लिपिये कह करके जो है एक ग्रंथ में मंगलाचरण भी किया गया है। तो बम्बी ब्राह्मी लिपि, फिर जवनानी अर्थात यवनों की लिपि, दोसापुरिया लिपि, खरोष्ठी, यहाँ चौथे नंबर पे जो है खरोष्ठी लिपि, पुखरसारिया, भोगवाइया और पहाराइया मतलब पहाड़ी, ये प्राकृत में लिखे हुए हैं। अंतरिक्षीय, अक्षर पिटिया, एक अक्षर पिटिया लिपि का भी उल्लेख है। अक्षर पिटिया मतलब पिटे हुए अक्षर की, अक्षरों को जो है एक अक्षर जो है दो तरह से लिखने का विधान हमें हमारे शिलालेखों में या ताम्रपत्रों में मिलता है। एक तो अक्षरों को, अक्षर के बगल की जगह को जो है विशेष रूप से लोह पत्र, ताम्रपत्र वगैरह में, शिलाखंड भी मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा जिसमें अक्षर उभरे हुए हैं और यानी कि अक्षरों के बगल से स्थान को खोद करके एक उभरी हुई आकृति। और ताम्रपत्र वगैरह में एक जो अक्षर का जितना हिस्सा है वो ऊपर रहेगा, उसके बगल बगल से खोद करके उसको पीट करके जो है साइड के हिस्से को बैठा देंगे। तो अक्षर पिट्टिया, तेवणैया, गिरहैया, अंक लिपि, गणित लिपि अर्थात गणित लिपि, गंधर्व लिपि, आसंद लिपि और माहेश्वरी लिपि हो सकता है कि माहेश्वरों की लिपि हो। माहेश्वर जो है एक गोत्र भी है जैनों में ही। और जो है फिर दामितनी लिपि और पुलिंदी लिपि, ऐसे करके 18 लिपियों का उल्लेख हमारे जैन आगम में मिलता है। उसके अलावा हमारा एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर, उसके लिपि संदंशन पर्व में जो पंचम श्लोक है वहां पर भी जो है लिपियों का उल्लेख हुआ है और ललित विस्तर में 64 लिपियों का नाम उल्लेख मिलता है। सिद्धार्थ बोधिसत्व जब जो है पढ़ने के लिए जाते हैं अपने गुरु जी के पास, विश्वामित्र जी के पास, तो वहां पर ऐसा प्रसंग है कि वो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि आज हम प्राचीन लिपियां पढ़ाएंगे। तो और फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि इस दुनिया में 64 लिपियां हैं और उनके नाम भी बताते हैं, तो आप इनमें से मुझे कौन सी लिपि पढ़ाने वाले हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य विश्वामित्र कहते हैं, ये साम अहम नाम ध्येयम लिपि नाम न प्रजानामि तत्रैष शिक्षितः संतो लिपिशालाम उपागतः। वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो इतनी लिपियों के नाम गिना दिया है कि इतने नाम तो मैं भी नहीं जानता। वक्तरम चास्य, तो लिपिशाला शब्द प्रयोग हुआ है, यानी कि जो है वो विद्यालय जहाँ पे लिपियों का अध्ययन कराया जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, उस समय लिपियों को सिखाने के लिए लिपिशालाएं हमारा भी एक ये लिपिशाला ही है। अगले नीचे ऐसे होते थे, आज हम जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है लैपटॉप के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से लिपिशाला चला रहे हैं। तो वक्तरम चास्य न पश्यामि मूर्धानम तस्य, उन्होंने कहा कि मैं इसके जो है ये इसके शरीर को या ये बच्चा है इसको ना देख करके जो है मूर्धानम, इसकी जो विवेक है, जो
बुद्धि है और जो प्रतिभा है उसको देख रहा हूँ। शिक्ष्यसे कथम ही एनम लिपि प्रज्ञाय पारगम। तो उन्होंने कहा, उनको लिपि प्रज्ञ कहा गया, यानी कि लिपि और पारगम, जैसे वेदगु शब्द प्रयोग होता है, वेद को जानने वाले, तो यानी पारंगत। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही पारंगत है, इसको मैं कैसे ये लिपि सिखाऊं, क्या सिखाऊं। अब गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो उसी पुस्तक से यहाँ एक कॉपी करके हमने रखा है, यही प्रसंग यहाँ लिखा है। आदि बोधिसत्व उरग सार चंदनमयम लिपि फलकमादाय। अब देखिए वो जो लिपि फलक है ना, वो भी कैसा है, उरग सार चंदनमयम, चंदन या सार की लकड़ी से जो है वो बना हुआ है। और लिपि फलक लकड़ी का जो फाटिया है, लेकिन वो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। और दिव्यार्ष सुवर्ण तिरकम समन्तान मणि रत्न प्रयुक्तम विश्वामित्रमाचार्य मेवाहा कतमम में भू उपाध्याय लिपिम शिक्षाप्यसी। उन्होंने कहा कि उपाध्याय आप बताइए मुझे कौन सी लिपि पढ़ाएंगे। और फिर ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर, सारी, अंगलिपि, वंगलिपि, इस प्रकार से वो 64 लिपियों का नाम उल्लेख करता है। और बाद में यहाँ पूछते हैं 64 लिपियों का नाम बताने के बाद, आसाम भू उपाध्याय चतुष्टी लिपि नाम कतमाम माम शिक्षापयिष्यसि। इन 64 लिपियों में से आप मुझे बताइए कौन सी लिपि पढ़ाएं। ये उल्लेख जो है मिलता है। तो वो 64 लिपियां इस प्रकार हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना ठीक से आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर है सर जी। तो वो 64 लिपियों में ब्राह्मी पहले नाम पे है, शायद इसीलिए अशोक की लिपि को जो है ब्राह्मी ऐसा नाम दिया गया कि अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी है, क्योंकि वहां अशोक के अभिलेखों में तो कहीं ब्राह्मी ऐसा शब्द। जी अच्छा, हाँ अभी मैं इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाऊंगा। जी सर, एक प्रश्न था। जी, क्या खरोष्टी से ही उर्दू या अरबी का उद्गम हुआ है? आपको लगता है सर? सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा, अभी आ रही, अभी आई? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो अवश्य होगा। Excuse me, sir. We missed the answer, sir. Yes. Somebody asked whether from Kharosh to Urdu is developed. We missed the answer, sir, because some disturbance came. अच्छा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। जी देखिए, खरोष्टी लिपि से कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है अवश्य लिया हो, लेकिन पूरा ये खरोष्टी से ही अरबी पर्शियन निकली है ऐसा कहीं किसी जो है कॉन्सेप्ट, वहां कुछ अक्षरों की आकृतियों को भी हो सकता है वहां से लिया हो, लेकिन ऐसा कोई जो है विद्वानों ने ऐसा स्पष्टता से पूर्वक नहीं कहा है कि ये जो है खरोष्टी से ही निकली। सर मेरा थोड़ा बहुत सामने कह सकती सर, क्योंकि एरिया वही है जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से मिली है और पश्तो और पर्शियन का इलाका वही है, और वो लेफ्ट से राइट लिखी जा रही है, इसका मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है इतने सालों से। हाँ, जरूर
जी जी बिल्कुल रहा होगा, और थोड़ा सा इनके अभिलेखों को जब ठीक से पढ़ लिया जाएगा तो चीजें और भी क्लियर होंगी। एक चीज तो इस पर कॉमन है कि दाएं से बाएं लिखा जा रहा है, वो तो अवश्य ही कॉन्सेप्ट वहीं से लिया है। अक्षरों की आकृतियां उसी से जो है उत्पन्न हुई हैं। इस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर, ये थोड़ा अभी और रिसर्च की आवश्यकता रहेगी। जी, हम जो है जो वैसे तो ललित विस्तर में जो 64 लिपियां मिलती हैं, इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर सारी, अंग लिपि, तो पहले पे ब्राह्मी, दूसरे पे खरोष्टी, तो हम ब्राह्मी और खरोष्टी को दोनों को जो है हम बहनें कह सकते हैं, ब्राह्मी बड़ी, खरोष्टी छोटी। उसके अलावा पुष्कर सारी लिपि है, अंग लिपि है, यहाँ पे प्रांतीय लिपियों भी मूल्य है। अंग लिपि अंग प्रदेश की, बंग लिपि बंग प्रदेश की लिपि, मगध प्रदेश की मांगल्य लिपि, मनु लिपि, अंगुलीय लिपि और शकारी लिपि। अच्छा, ये अंगुलीय लिपि जो है तो उंगली से हो सकता है कि एक उंगली से लिखने का कुछ विधान हो, ऐसा हो सकता है, और इसलिए नाम पड़ा। मैंने एक जगह है, मैं केरला गया था, एक मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे मैंने आशुलेख शिला देखी थी। एक छोटी सी शिला है, उस पर आप उंगली से बहुत तेज से आशु लेखन कर सकते हैं। वो इतनी, वो जो है जैसे आपके मोबाइल का जो है स्क्रीन टच पैड होता है ना, ऐसा वो बिल्कुल स्मूथ है। आप उंगली से उस पर कुछ भी अक्षर जो है आराम से बना सकते हैं, आशु लेखन कर सकते हैं। तो अंगुलीय लिपि, शकारी लिपि, ब्रह्मवल्ली लिपि, द्राविड़ी लिपि, द्राविड़ क्षेत्र की दक्षिण, और कनारी लिपि, दक्षिणी लिपि, उग्र लिपि, फिर संख्या लिपि, अनुलोम लिपि, अनुलोम और जो है, और प्रतिलोम जो ये जो है विधियां होती हैं शिक्षण की, और ऊर्ध्व धनु लिपि, दरद लिपि, खास्य लिपि, चीन लिपि, हूण लिपि, मध्याक्षर विस्तार लिपि, बीच के अक्षर का विस्तार करके लिखना, पुष्प लिपि, अक्षरों के आकार पुष्प के जैसे हो, देव लिपि, नाग लिपि जो है ये किन्नौर साइड की के एरिया में जो है मिलती है, इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। यक्ष लिपि, यक्षों की लिपि, गंधर्वों की लिपि, किन्नर लिपि, किन्नर भी किन्नौर की ही है, किन्नौर मतलब हिमाचल का जो एरिया है, और महोरग लिपि, असुर लिपि, असुरों की लिपि, गरुड़ लिपि, उसके अलावा मृग चक्र लिपि, यानी कि जो जैसे मृग नाचता है, वो ऐसे जो है अक्षरों की ऐसी आकृति, चक्र के जैसी आकृति, चक्र लिपि, वायु मरु लिपि, भौमदेव लिपि, अंतरिक्ष देव लिपि, उत्तर कुरुद्वीप लिपि, अपर गौड़ादी लिपि, पूर्व विदेह लिपि, और उच्छेप लिपि, निक्षेप लिपि, विक्षेप लिपि, प्रक्षेप लिपि। तो उच्छेप, निक्षेप, विक्षेप, प्रक्षेप ये भी जो है जो है शिक्षण की विधियां हैं। सागर लिपि, वज्र लिपि, लेख प्रतिलेख लिपि, लेख प्रतिलेख की जो लिखा हुआ है उसके ऊपर से फिर लेख के ऊपर कंप्यूटर में कुछ ऐसे टाइपिंग सिस्टम आए हैं कि आप डबल टाइप वाला सिस्टम, एक बार टाइप करिए, उसके ऊपर ही आप उसी शब्दों को फिर से टाइप कीजिए, तो वो जहां जहां कुछ गलतियां आपने की थी या और आप उनको वहां से सुधार सकते हैं। मतलब प्रूफ रीडिंग आपको वहीं से डबल टाइप करने से प्रूफ रीडिंग हो जाएगी। तो ये लेख प्रतिलेख लिपि एक प्रकार से डबल टाइप। अनवृत लिपि, शास्त्रावर्त लिपि और गणावर्त लिपि, उसके अलावा उच्छेपावर्त लिपि, विक्षेपावर्त लिपि और पाद लिखित लिपि, द्विरुत्तर पद संधि लिखित ऐसा लिपि, और दशोत्तर पद संधि लिखित
लिपि, विमिश्रित लिपि, मिश्रित लिपि। मिश्रित लिपि में क्या है कि कई लिपियों के अक्षर होंगे। उसके बाद सर्वऋत संग्रहणी लिपि, विद्यानुलोम लिपि, अध्याहरणी लिपि, ऋषि तपस्तप्त लिपि, धारणी प्रेक्षणी लिपि, सर्वेश धनिष्यंद लिपि, ये सर्वौषध निष्यंद लिपि। ये शायद औषध और जो विद्ताएं हैं, विद्ता होते हैं, उनसे वो लोग शायद इसका प्रयोग करते होंगे। सर्वौषध निष्यंद लिपि, शायद औषधों से कुछ इसका संबंध हो। सर्वसार संग्रहणी लिपि, सर्वसार संग्रहणी मतलब फूड लिपि होगी, वो जो है जो हमारे ये पत्रकार वगैरह जो लिखते हैं ना, शॉर्ट हैंड, यानी कि छोटे कम अक्षरों में ज्यादा से ज्यादा बात को कहना। सर्वभूत रुद्र ग्रहणी लिपि। इस प्रकार से 64 लिपियों का जो है नामोल्लेख मिलता है। मैंने यहाँ पे ये 64 लिपियों का नाम आप लोगों को इसलिए बताया है जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया है कि भाई क्या क्या कौन कौन सी लिपियां हमारे यहाँ थी, इसलिए मैंने लिपियों का सब आपको नाम बता दिए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर क्वेश्चन है सर। मुझे लगता है कि आज हम इतना रखते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। बताइए क्वेश्चन आप, और मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यदि वो अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं, तो हमारे सभी साथियों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन कहां से जुड़ा है। जी बताइए क्वेश्चन। 59 लोग जुड़े हुए हैं अभी हमारे। सर मैं प्रश्न पूछूं? जी मैं हाँ जी। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रहने वाला उज्जैन का। जी। और मेरा प्रश्न ये है सर कि आज की जो देवनागरी है वो सबसे ज्यादा कौन सी लिपि के करीब है? आज की जो नागरी लिपि है वो बहुत सारी लिपियों को मिला के बनी है, मतलब जैसे मतलब दो मिल गई आपस में, या वहां के लोग दूसरे लोगों के संपर्क में आए, तो संपर्क तो पहले से भी होगा, लेकिन लिखने की आदत उनकी ब्राह्मी और शारदा को मिला के बन गई, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल ही अलग। देखिए नहीं, देवनागरी लिपि में हमको 2-3 लिपियों का जो है समावेश मिलता है। इसमें लेखन विधान ब्राह्मी का बाएं से दाएं, ओके, और जो है प्राचीनतम उसकी देवनागरी की जो है माता हुई नागरी, और नागरी की बड़ी बहन हुई शारदा। शारदा लिपि के अक्षरों की आकृति भी देवनागरी में हूबहू आई है। यह है कि अक्षरों को बड़ा सरल कर दिया गया देवनागरी में आते आते। शारदा लिपि में जो है अक्षरों की आकृति थोड़ी कठिन है, संयुक्त अक्षर ज्यादा कठिन है, जबकि देवनागरी में जाकर के उन संयुक्त अक्षरों को बिल्कुल जो है थोड़ा विच्छेद करके में हमको विशेष रूप से नागरी और जैन नागरी, ये तीनों सर आपकी आवाज नहीं आई बीच में। अच्छा एक मिनट, अभी लगता है दरअसल मैं अभी भी जो है वैकेशन में हूँ और अपने मूल डेस्टिनेशन पर नहीं हूँ, इसलिए नेट वगैरह की गांव में थोड़ी प्रॉब्लम है। कल और थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद में यहाँ जो है अगली क्लास अगरतला से होगी हमारी। मैं 31 को अगरतला पहुंच जाऊंगा, फिर नेटवर्क वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट। तो जो आपने पूछा कि जो देवनागरी लिपि में ब्राह्मी लिपि का लेखन प्रक्रिया यानी लेखन विधान लिया गया, लेफ्ट टू राइट लिखने वाला, और इसके शारदा लिपि और नागरी लिपि और जैन नागरी, इन 3 लिपियों के से अक्षर लिए गए।
शारदा लिपि के संयुक्त अक्षर थोड़े कठिन थे, तो उनको जो है कुछ देवनागरी ने नागरी से लिए और कुछ शारदा के अक्षरों को थोड़ा सा तोड़ करके अलग सा स्वरूप बनाया और कुछ जैन नागरी से लिए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि देवनागरी में जो है ब्राह्मी भी है, शारदा भी है और नागरी भी है, जैन नागरी भी है। ओके। मिश्रित लिपि का, हाँ जी, इसमें प्रश्न ये था, इन सारी लिपियों में, मतलब मैं भाषा का बात कर रहा हूँ, लिपि की बात नहीं कर रहा हूँ, इन सारी भाषा में लगभग आ ई ए औ ये सब सेम ही था। जैसे अंग्रेजी में तो वर्णमाला अलग हो जाती है, तो ये उस समय की जैसे जो भाषाएं जो थी, जो लिपियां जो काम करती थी, वो उन सब में अ आ ई उ ये सब जितने भी हमारे स्वर व्यंजन है वो सेम एक जैसे ही थे। समय के साथ बदला है। देखिए बदला है, और फिर यहाँ अब आप दो चीजों को आप जोड़ के चल रहे हैं, भाषा और लिपि को। भाषा में तो अपने व्याकरण के अनुसार जो है अक्षर ये थे, वर्ण थे, है ना, और लिपियां तो उन भाषाओं को खाली एक आधार प्रदान करती हैं। फिर मैं भाषा और लिपि पर एक जो है एक स्वतंत्र व्याख्यान मेरा रहेगा, वहां जाकर के ये क्लियर होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बताइए आप और कोई क्वेश्चन। सर मेरा नाम अनमोल कुमार है सर। जी। और सर मैं पटना से हूँ सर। सर आपने क्वेश्चन बताया सर कि वो पशुपति, तो क्या ये पति वही शिव है? शिव की चर्चा होती है, क्योंकि शिव की चर्चा तो कहीं भी इससे पहले किसी में नहीं सर किया गया है शिव के बारे में। ठीक, ना वो पुराण में, ना वेद में, ना शिव, क्योंकि सर जैसा देखा जाए, और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है सर उसी में, उसके बाद आपने बताया कि धम्म लिपि, जैसे सर धम्म लिपि, तो क्या धम्म लिपि जो एक अशोक के सहवाज गढ़ी में सर जो धम्म लिखा हुआ है, वही 150 ईसा के 150 बाद जब रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला था, उस अभिलेख में धर्म लिखा हुआ है, उन्हीं का है, और नहीं सॉरी रुद्र दामन का है, रुद्र दामन का है। क्या सर, हाँ, क्या सर वो धम्म बदल, क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि में और पाली लिपि में वो जो म होता है, म के ऊपर रेफ होता है, वो लिख नहीं सकते हैं, तो वो रेफ को हटाने के लिए म का उपयोग किया जाता है, या ऋषि में जो री होता है वो भी नहीं लिख सकते हैं। तो क्या सर ये धम्म लिपि से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है, या ब्राह्मी लिपि पुरानी है, या धम्म लिपि पुरानी है? मेरा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया सर जी। और एक तीसरा क्वेश्चन, हाँ सर पहले ये दो है, उसके एक क्वेश्चन और है सर। बताइए, तीसरा भी बता दीजिए। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है सर, जैसे रामायण के बारे में आपने बताया था कि रामायण का तो सर कहीं भी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं है सर, लेकिन क्योंकि रामायण का चर्चा बौद्ध रामायण भी है, एक जैन रामायण भी है। जैन रामायण भी है जी। हाँ, बौद्ध रामायण में सीता को बहन बताया गया है, जैन रामायण में सीता को पत्नी बताया गया है, और बाद में उसके बाद धीरे धीरे रामायण बहुत तरह से अलग, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि धीरे धीरे लिपि जो है वो बदलते गया है, दूसरी तरह से रामायण धीरे धीरे बदलते गया है। तो ये क्या सर, ये जो रामायण था वो बौद्ध रामायण सबसे पुराना रहा या जैन रामायण? क्योंकि सर बौद्ध हमने पढ़ा है सर। ठीक है। देखिए बौद्ध और जैन परंपराएं हैं, विशेष रूप से बौद्ध परंपरा तो कहें ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ना, 6ठी शताब्दी, उससे पहले तो नहीं थी, है ना। लेकिन सर बौद्ध की चर्चा वैदिक, जैसे आप वैदिक युग के बारे में बात करें सर, तो वैदिक युग का न कहीं गांव मिला है सर, न मकान मिला है, न उनका कोई शासन है सर। वैदिक, देखिए वैदिक वेद के आधार पे वैदिक युग की की जा रही है, और वेद जो है अपौरुषेय कहा गया जी। मंजिला मैडम बोल रहे हैं कुछ? हाँ ठीक है, अभी मैं समझ गया आपकी बात। जी सर, वो जी मंजिला मैडम कुछ बोल रहे थे आप? जी सर, मैं ये बता रही थी अगले प्रतिशुद्धि को कि ये वेद तो हमारा साक्षर है ही है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद तो मिलता है, उनको पढ़ो तो तुम्हें मिलेगा
साक्षर मिल जाएगा। वेद को पहले पढ़ो, बिना पढ़े तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। तो मैम कौन और देखिए हमारे वेद की बहुत पुरानी वेद में वेद की प्राचीनता तो है। वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय वेद को कहा गया। और वेद में संख्या भी है, लिपि का निर्देश भी वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में है। जी मैम, ये आप कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं मैम, तो ये कब की बात है मैम? ये देखिए कब की बात, इसको तो अपौरुषेय कहा गया। ये जो है वेदों का काल अभी तक आप जो है निर्धारित नहीं है। वेद कब लिखे गए ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये अपौरुषेय कहा गया है इनको, वेदों को। तो बहुत प्राचीन है, श्रुत परंपरा से ये जो है इतना उत्तम सर जी इतना बोलो कि सबसे प्राचीन लिखा हुआ जो कोई भी ग्रंथ मिलता है तो वो ऋग्वेद है ना। लिखा हुआ प्रमाण हमारे पास कोई भी मिला है तो ऋग्वेद है, तो वो बता सकता है ना। नहीं है मैम, ठीक है मैम, उसमें वो फिर बाद में उनको जोड़ा गया है। जब ऋग्वेद में आप पुरुषों की जो आप कर रही हैं वो फिर जोड़ा गया है मैम। हाँ सुनिए, मैं जरा क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए। उत्तम सर, एक चीज और था सर, कि जैसे ये बहुत सर, एक मिनट सर, नहीं फिर सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चन होने पे आपका समाधान नहीं हो पाएगा। अभी आपके जो है पहले जो है पाली प्राकृत की आप बात कर रहे थे, और जो है वहां तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लिपि और भाषा के अंतर को जानने से थोड़ा सा क्लियर होगा। और जो धर्म और धम्म की आपने बात की, तो वो स्वाभाविक है कि जो है पाली प्राकृत में धर्म शब्द नहीं बनता, क्योंकि वहां रेफ का विधान नहीं है। रेफ के स्थान पर जिस अक्षर पर रेफ लगना है वही अक्षर का द्वित्व हो जाता है, तो धम्म बन गया। माँ पर रेफ लगना था, माँ से रेफ को हटा करके धर्म का धम्म हो गया। और संस्कृत में जाकर के वहां जो है वो रेफ आ जाता है, तो वो धर्म हो जाता है। तो ये दोनों भाषा के अनुसार, भाषा के कारण ऐसा उस लिपि में जो है अक्षरों के लेखन में ये हुआ है। तो वो वहां भाषा के कारण हुआ है। संस्कृत में धर्म बनेगा और पाली में प्राकृत में धम्म बनेगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। और दूसरा जो है, फिर आप जो रामायण काल की बात की है, तो ये हमारे जो है बड़े ही प्राचीनतम ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं। और इनमें जो अब ये जो है देखिए रामलीलाएं हुई, तो उसमें बहुत सारे मंचन होते थे, और जो है कुछ परिवर्तन भी जो डायरेक्टर हैं वो अपने हिसाब से कर लेते थे। अब विज्ञान शाकुंतल में भी देख सकते हैं, बहुत सारे पाठ मिलते हैं। तो वो जो है अब लेकिन जैन रामायण और बुद्ध रामायण जो आप कह रहे हैं वो अवश्य ही बात की है। जो है मूल जो आपका रामायण है वही जो है प्राचीन होगा। ओके, अस्तु। और कोई प्रश्न है किसी का? जी सर, मेरा प्रश्न था। जी सर, जी हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम अजय है, मैं गुना एमपी से बोल रहा हूँ सर। जो संस्कृत में हम उच्चारण आज देखते हैं, जो भाषाएं तो लिपियां परिवर्तित हुई, भाषाएं परिवर्तित हुई, अन्य रूप हमें देखने को मिले, तो क्या इनका उच्चारण भी उस अनादिकाल से अभी तक चल रहा है? जैसे कि ऋग्वेद में कहते हैं ना, वो सूक्त नासदीय सूक्त न सदासित तदानीम आसित रजो मृत्युराशि ये इत्यादि करके, तो क्या यह उच्चारण इस समय किसी प्रकार से था? जैसे हम माँ को माँ बोलते हैं, सा को सा, तो ये कहीं बदला नहीं, या बदला तो क्या था? इस प्रकार से नहीं, देखिए उच्चारण में तो वो जो है बदलाव हुए होंगे, लेकिन वैदिक उच्चारण में बदलाव की संभावना नहीं है ना, क्योंकि वो श्रुति से जो है और उसके जो है याद कर, वो मतलब उसको रिपीटेशन के द्वारा, उसको बार बार उसके उच्चारण के द्वारा उनको याद करने की परंपरा रही है श्रुत परंपरा में। तो वहां तो उच्चारण नहीं बदलेगा, बस यह है कि कोई पूषा कहेगा, कोई पूखा कहेगा। पूखा विश्ववेदाहा, जो मूर्धन्य श है वहां जो ख पढ़ा जाता है ना, इतना थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। दूसरा भी भाषाओं में तो वो कहा कि कोस पे पानी बदले और 1.5 कोस पे वाणी, तो अवश्य ही उच्चारण के जो है अभी भी आप देख सकते हैं, आप 5-10 कोस या
50 किलोमीटर आगे चले जाइए तो वहां लोगों के उच्चारण जो है अक्षर तो वही है, ख ही है, लेकिन कोई ख बोलेगा, राजस्थान में ख बोलेंगे और दूसरी जगह ख बोलेंगे, ए बोलेंगे, राजस्थान में अ को ए बोलेंगे, ए जैसे कहीं साबुन को सर वो लोग साबुन बोलते हैं, जैसे अड़ोती हाँ, में होता है। जैसे इसीलिए मालवा के लोगों से कहा गया कि शतायु भव का जो है आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, वो हतायु भव का कहेंगे, हतायु भव, है ना। तो ये तो उच्चारण तो बदलते हैं, प्रांतीय प्रभाव उच्चारणों पर रहता है, प्रांतीय बोलियों का भी प्रभाव रहता है। जैसे कि आप गुजराती में ज्ञान को ज्ञान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, महाराष्ट्र में भी सर। जी सर, तो फिर ये प्रमाण भैया जो बोल रहे थे अंकुर भैया, तो प्रमाण ये हो सकता है कि वेद को ही अगर हम प्राचीन माने, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं स्पष्ट कर दिया कि न सदासित तदानी मासित रजो, न सत्ता न असत्ता, कुछ भी नहीं था। उनको प्रमाण बोलकर हम स्वीकार कर सकते हैं अथवा नहीं? हम तो स्वीकार करते हैं वेद प्राचीनतम है जी। भारतीय वैदिक परंपरा वेद का पठन पाठन स्वर से होता है ना, तो स्वर में कोई मात्रा नहीं बदलती, ये उसका और उसके उच्चार सस्वर पाठ वेद का जो होता है, स्वर की रचना के कारण 8 प्रकार से उसका पाठ होता है, जटा पाठ, पद पाठ, ये सब होते हुए घनपाठ होता है, फिर भी उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलता, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, स्वर के साथ वेद रहेगा। अक्षर जो है ह का स्व, वो हमारी भाषा, प्रांतीय भाषा के वजह से हो सकता है, पर मात्रा जो उसकी स्वर मात्रा है वो तो स्वर ही बोला जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, आदिकाल से आज तक नहीं हुआ है। सर, स्वरों को हम संकेताक्षर लिपि के माध्यम से समझ सकते हैं? स्वरों को संकेताक्षर लिपि, हाँ मैं बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, आगे की स्लाइड में हम वो भी बताएंगे। स्वरों के भी संकेताक्षर हैं, संकेत को जो है अ जो है अक्षी शब्द है संस्कृत का, तो अक्षी हमारे आंख की जैसी आकृति है, वैसा ही अ की आकृति है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। अभी जो है आ से अनार, ई से इमली ऐसा पढ़ाया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। अब जैसे ये अ है ना ब्राह्मी का, ऐसा ये, और ये अक्षी है, आंख ये आंख का सिंबल है ना। तो ये शायद अक्षी शब्द से अ का कॉन्सेप्ट लिया गया होगा अ बनाने के लिए। संस्कृत का जो ये जो ब्राह्मी का जो ये क है, ये संस्कृत के कर्तन काटना, उससे कॉन्सेप्ट लिया गया होगा। और भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सब चीज। सर, मेरा एक प्रश्न है जी। डॉक्टर महिपाल सिंह बोल रहा हूँ सर, वेदव्यास परिसर से। अच्छा जी स्वागत है महिपाल सिंह जी। आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। अरे सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है सर कि संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता था? सबसे पहला प्रमाण किस लिपि में संस्कृत को लिखा हुआ है? देखिए, संस्कृत के कुछ शब्द ब्राह्मी के अशोक के शिलालेखों में हैं। नहीं सर, अशोक इंस्क्रिप्शन को हम संस्कृत के साथ नहीं देख, क्योंकि पाली भाषा और उसका अलग है, क्योंकि पाली को हम संस्कृत रूपांतरित करके देख रहे हैं, तब दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ऐसा है सर, वैसे हकीकत तो यह है कि पाली, प्राकृत और संस्कृत, इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ये सिर्फ भाषाएं हैं, और ये ऐसी भाषाएं हैं कि इनको आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो और संस्कृत की तो विशेष रूप से आप ग्रंथ लिपि 7वीं सेंचुरी की ग्रंथ लिपि में लिखी हुई पांडुलिपियां, संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे, और विशेष रूप से संस्कृत के शास्त्रों को दक्षिण भारत में लिखने के लिए ही ग्रंथ लिपि बनी। कोई ऐसा प्रमाण है इसमें संस्कृत का कोई ग्रंथ मिला हुआ? कब सेंचुरी बताए ना, तो उससे पहले कालिदास लिखते थे, किस में लिखते थे?
अब अभी शांति में लिखा हुआ शताब्दी का मैन्युस्क्रिप्ट मिला है पत्र पर, तो ज्यादा मिला है। तो बहुत नहीं है, ब्रह्मी से तुरंत बादल है, लेकिन इनमें लिखा हुआ कुछ मिल नहीं रहा है। वो बात अलग है। छठी शताब्दी का जो मैन्युस्क्रिप्ट अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रोफेसर बसंत भट्ट जी को मिल गया लंदन से, तो हम छठी शताब्दी में पहुंच गए हैं। उस तो से और आगे जाएंगे। सर मैं को सर नहीं लगा सकते सर, कि वो पहले का है, लेकिन हड़प्पा तो भी पहले वैदिक से पहले का है सर। थोड़ा अपने बेसिस का भी हम लोग रहते हैं, ये फिर बहुत ज्यादा लंबा ये हो जाएगा। oldest manuscript in no sir, manuscript is the oldest. Yes. In Bhandapuri. Yes. So it is in Sanskrit only, no sir? हाँ वो सर वो तो 1464 का है, जो एक है वो 1464 ईस्वी का है। भी देखा उस मैन्युस्क्रिप्ट को, जो भंडारी इंस्टीट्यूट ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट बना है, उससे पहले का हमारे कोई लिखित प्रमाण नहीं है सर। हाँ देखिए पड़ेगा सर जी, 1464 से पहले कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं मिला है। जी देखिए, लेकिन हम हो सकता अभी हमारे यहाँ एक भंडार है, हुआ, इसलिए हम जो है अंतिम निर्णय पर हमारे पास है, हमारे पास फन का शताब्दी के पांडु है ना। ये बनता है कि जो हमारी प्रसिद्ध लिपि थी, उसको जिसमें सब कुछ लिखा रहा हो, बाद में वो कोई पढ़ नहीं पाया, इसने आकर के मेरे से पूछना पड़ा। हमारे उसकी पहचान ये है। हाँ आ गई उसमें जो अब अभी पत्थर पे नहीं, अब से धीरे-धीरे उसमें बहुत ऐसे हैं याद करते आए, वेद को इतने सालों से याद करते आए। आप कह रहे हैं इतने साल तक वेद याद रहे, तो मैं हम जिस लिपि में हमारे पूर्वज लिखते थे, क्या वो लिपि 200-400 साल में ही भूल गए हम? जी वो पढ़ने वाले अभी कितने हैं सर जी? अभी कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? बात मैडम इस एरिया में कौन लोग काम कर रहे हैं? अभी उन्होंने परिस्थिति नहीं, ऐसा ही पूर्व हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है। मंजू मैम, सर मेरा एक प्रश्न है सर। मैम बात नहीं है मैम, बात है जानकारी की। मैम बोल रही हूँ वो ऑप्शन मिल जाता। अभी कोई है, अभी कोई इंक पेन से नहीं लिखता। मैं ये बोल रही हूँ, अभी सब तुम सब भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, इंक पेन का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ। हेलो जी, मैम मॉलकार में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। सर क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ सर? एक मिनट। हाँ, आप लोग आपस में चर्चा ना करें प्लीज।
आपस में चर्चा ना करें, हम लोगों का थोड़ा विषय पे रहेंगे, अच्छा होगा। हाँ और सर, जो है ना, पुणे से देखिए हुआ क्या, जोशी बात कर रही हूँ। वो सर जो देवप्रयाग से पूछ रहे थे, ओके, मुझे लग रहा है उनका शायद समाधान मिल गया होगा, और आप लोगों की उसमें चर्चा